नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल CC राज GCR चूरू क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इस बारे में आज हम भारत में बैंकिंग प्रणाली की विभिन्न अवस्थाएं और मुख्य तौर पर हम RBI के बारे में पढ़ेंगे। तो मुद्रा बाजार उस संगठन को कहा जाता है जहां वित्तीय एवं अन्य संस्थानों तथा व्यक्तियों के पास उपलब्ध विनियोजन नीतियां उधार प्राप्त करने वालों द्वारा अल्पकाल के लिए उधार ली जाती है। अब भारत में बैंकिंग विकास की विभिन्न अवस्थाएं किस प्रकार है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में विकास हुआ, इस संबंध में 6 प्रमुख अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था, तक समय 1806 ईस्वी तक भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में कोलकाता में हुई। यह यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित बैंक था। कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापना कब हुई थी? 1770। अलेक्जेंडर एंड कंपनी यह यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित था और विदेशी पूंजी के सहयोग से बना था प्रथम बैंक। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अवस्था 1806 तक। उसके बाद द्वितीय अवस्था, जो 1806 से 1860 तक मानी जाती है। 1806 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। आपको मालूम होगा कि 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य अधिकार समाप्त हो गए। इनके फलस्वरूप या इसके आसपास 3 प्रेसिडेंसी बने। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसियां बनी थी। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना।
इन तीनों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये बना, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर। 1 जुलाई 1955 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक बना था। यह बैंक वर्तमान में देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। तो हमने द्वितीय अवस्था में पढ़ा 1806 से 1860 ईस्वी तक इसमें 3 प्रेसिडेंसियां थी। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों का विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और इनका 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बना, जो है वर्तमान में देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक है। अब तृतीय अवस्था यह अवस्था 1861 से 1913 तक है। 1861 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। 1881 में सीमित देयता, क्या है, सीमित देयता के आधार पर है अवध कॉमर्शियल बैंक बना। अवध सीमित देयता, सीमित देयता अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी। बहुत बार कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है या पूछा गया है कि सीमित देयता के आधार पर पहला बैंक कौन सा था, तो इसका उत्तर होगा अवध कॉमर्शियल बैंक। यह भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था सीमित देयता के आधार, और पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। पूर्ण देयता पीएनबी 1894 ईस्वी में बना। सीमित देयता के आधार पर है अवध कॉमर्शियल बैंक जो 1881 में बना, और यह भारतीयों द्वारा संचालित था, और पूर्ण रूप से देश का पहला बैंक पीएनबी था जो 1894 ईस्वी में बना था। ये तीसरी अवस्था। चतुर्थ अवस्था उन्नीस 13 से 1946। 1946 तक। इस अवस्था में यानी इस दौरान 1934 में आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना। इंपॉर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 तथा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इस अवस्था के दौरान। और 1946 यानी 1940 और 46 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध
का प्रभाव था। इस दौरान बैंक शाखाओं का विस्तार तो हुआ, लेकिन अनेक बैंक फेल हो गए। अब पंचम अवस्था, पंचम अवस्था 1947 से अब तक, 47 से अब तक पंचम अवस्था। इस अवस्था के दौरान 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। मार्च 1949 भारतीय बैंकिंग अधिनियम में पारित हुआ। तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम में मार्च 1949 को पारित हुआ। इसमें 2004 व 2012 में संशोधन हो चुके हैं। तो ये पढ़ी हमने भारत में बैंकिंग विकास की अवस्थाएं, 5 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का किस प्रकार क्रमिक रूप से विकास हुआ। अब हमें भारतीय मुद्रा बाजार में जानते हैं कि आरबीआई को शीर्ष स्थिति प्राप्त है। सेंट्रल बैंक आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की संस्तुति, हिल्टन यंग कमीशन की संस्तुति व आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। प्रारंभ में आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी। 5 करोड़ प्रारंभ में, और यह 100 रुपये मूल्य के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। सभी एग्जामों में, चाहे कोई प्रकार का एग्जाम हो, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी शिक्षक है, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, नेट, सेट, यूपीएससी के एग्जाम, आरपीएससी के एग्जाम और बैंक, रीट आदि सभी परीक्षाओं में आरबीआई या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हमें भारतीय बैंकिंग प्रणाली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई पढ़ रहे हैं हमें। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन है और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आरबीआई का मुख्यालय मुंबई।
जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस 4, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, देश के 4 बड़े महानगरों। रीजनल ऑफिस, इसके रीजनल ऑफिस 19 है। 19 ऑफिसों में अहमदाबाद, बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम और पणजी में है 19। और रीजनल ऑफिस 19, इसके सब ऑफिस ये 10 है, ये 10 है। अब आरबीआई का लेखा वर्ष, लेखा वर्ष, आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। 1935 में इसका लेखा वर्ष जनवरी से दिसंबर तक था, लेकिन बाद के वर्षों में इसको 1 जुलाई से 30 जून कर दिया गया और फिलहाल इसको वित्तीय वर्ष के बराबर करने की चर्चा चल रही है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब इसका प्रबंधन एवं निर्देशन, आरबीआई का प्रबंधन एवं निर्देशन, इसके निर्देशन मंडल में 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्यों द्वारा एक मंडल होता है और उसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इसमें एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है। एक वित्त मंत्रालय का नियुक्त अधिकारी, एक वित्त मंत्रालय का नियुक्त अधिकारी, दस निदेशक, चार स्थानीय बोर्ड के केंद्र द्वारा नियुक्त सदस्य, 20। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 से 1 अप्रैल 1935 से 30 से 1937 तक, 30 से 1937 तक, 30 जून तक प्रथम। राष्ट्रीयकरण के समय, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। उस समय आरबीआई के गवर्नर सर सीडी देशमुख थे और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर 25वें शक्तिकांत दास, 25वें शक्तिकांत दास है, जो 12 दिसंबर 18 से
12 दिसंबर 18 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। इसमें गवर्नर एक गवर्नर होता है। तो फिर वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास है। वो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नरों में वर्तमान समय में श्री M.K. जैन, 2 नंबर पर B.P. कानूनगो, तीसरे वीरेल आचार्य और चौथे N.S. विश्वनाथन है। तो ये पढ़ा हमने आरबीआई का संक्षिप्त परिचय। आरबीआई के अलावा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जो बैंक, आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, इसके अंडर में व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक, औद्योगिक बैंक आदि बैंक हैं। आरबीआई इन बैंकों को कंट्रोल करता है। व्यापारिक बैंक कौन से होते हैं? ये 2 प्रकार के, एक अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक कौन से हैं? जो आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, द्वितीय अनुसूची में शामिल है। और गैर अनुसूचित बैंक जो द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आज हमने भारत में बैंकिंग प्रणाली की विभिन्न अवस्थाएं और आरबीआई के बारे में पढ़ा। हम इनके कार्य, उनकी कार्य पद्धति, इनकी विभिन्न दरों, भारत में मौद्रिक प्रणालियां या मौद्रिक आरबीआई किस प्रकार बैंकों का बैंक है और किस प्रकार मुद्रा साख पर नियंत्रण करता है, मौद्रिक नीति, इसके बारे में हमें अगले टॉपिक में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।